फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। और कॉमर्स से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल में मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो हम लोग पढ़ रहे थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग कई सारी टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे कि सोल ट्रेड, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस। नाउ वी विल स्टार्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही एक हिस्सा है। हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे आज, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, इसके क्या मेरिट्स है, क्या फीचर्स है, टाइप्स क्या है, ये सारी चीजों को डिटेल से आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिना देर करते हुए आप लोग अपना एक नोटबुक पेन लेकर के बैठ जाइए। रेडी, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चीज हम लोग इसमें बहुत सारी टॉपिक्स आज कवर करेंगे, जिसमें मीनिंग, डेफिनेशंस कोऑपरेटिव सोसाइटी की आएगी, फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट्स आएंगी, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आएगी। आइए सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी पे हम लोग बात करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें बहुत सारे लोग मिल करके किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं मेंबर्स के फायदे के लिए, लोगों के फायदे के लिए, आम जनता के फायदे के लिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे दिया हुआ है मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की जब बात करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। अपनी मर्जी से आप इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं और इसमें मिनिमम जो है 10 लोगों का होना जरूरी भी है। स्टार्टिंग टाइम में कितने लोगों की जरूरत होगी? मिनिमम 10 लोगों की। 10 लोग से आप इस बिजनेस को, मतलब इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ हु कम टुगेदर टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, यूजुअली टू प्रमोट their economic interest. The member contribute capital, work together on the principle of mutual help and share the benefit. It work on the motto each for all and all for each. यानी कि सभी के लिए मदद करना और सभी को खुद के लिए मदद करवा लेना, ये सारा प्रोसेस होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। यानी कि सभी लोगों का जिससे कि भला हो जाए, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन को कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है, जिसमें सारे लोगों की भलाई हो। इसमें आपको मैं बताता हूं एक एग्जांपल के तौर पर, अमूल, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, इट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर दैट कलेक्ट मिल्क फ्रॉम द मेंबर एंड सेल डेयरी प्रोडक्ट अक्रॉस इंडिया। ठीक है। अमूल का जो है एग्जांपल बहुत बेहतरीन है। जितने भी मेंबर्स, फार्मर्स मेंबर्स है उसमें ऐड है, सभी फार्मर्स मेंबर्स का मिल्क को कलेक्ट करता है और अमूल के ब्रांड के नाम पर लोगों तक पहुंचाता है उस प्रोडक्ट को। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, जिसमें सारे मेंबर्स का फायदा हो रहा है। ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल, IFFCO है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड है, अ कोऑपरेटिव दैट प्रोवाइड फर्टिलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर इनपुट टू फार्मर एट रीजनेबल प्राइस। ठीक है। डेफिनेशन की बात करते हैं तो इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन भी दिया गया है। A cooperative society is a society which has as its objective and promotion of interest of its members. ठीक है। promotion of interest of its member in accordance with cooperative principle, जो कि सिद्धांत और रूल्स बना हुआ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल को, उसके अकॉर्डिंग जो भी मेंबर्स उसके फायदे के लिए काम करना। ठीक है। आइए हम लोग फीचर की बात करते हैं। फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, देखिए कुछ ना कुछ तो खासियत जरूर होती है, तभी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग आज के डेट में जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि मिनिमम 10 लोग होना चाहिए इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए। मैक्सिमम का कोई भी लिमिटेशन नहीं है। जैसे पार्टनरशिप में बाउंडिंग था ना कि आप 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम पे कितना हो सकता है? 50। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम में कोई लिमिटेशन नहीं है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। वॉलंटरी एसोसिएशन मेंबरशिप is open to all individuals having a common interest. No one can be forced to join or restricted from leaving. यानी कि किसी को भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं, अपनी इच्छा से आइए, अपनी इच्छा से रहिए और अपनी मर्जी से आप जा भी सकते हैं। आपको जबरदस्ती कोई भी रखेगा नहीं, कोई भी छोड़ेगा नहीं। क्लियर स्टूडेंट? पहला फीचर तो ये है। दूसरा, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का खुली आजादी है। ठीक है। इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वन मेंबर वन वोट। एक मेंबर एक वोट। मेंबर्स को राइट होता है, जो भी मेंबर्स होते हैं उसको राइट होता है वोट करने का। आप जिसको भी चाहे डायरेक्टर बना सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक राइट है। जैसे कि हमारे पास इस इंडिया में डेमोक्रेसी होने की वजह से एक राइट है कि हम किसी को भी वोट देकर के प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। मेरे पास राइट है, हम किसी को भी वोट देते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज होता है।
one member one vote, every member has equal right in decision making irrespective of the capital contributed. कैपिटल कितना भी कंट्रीब्यूट करेगा लेकिन सबके पास अपना एक राइट होता है. सर्विस मोटिव, थर्ड नंबर पे बात आता है. द मेन एम ऑफ प्रोवाइड सर्विस टू मेंबर्स, नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ऐसा नहीं कि ज्यादा प्रॉफिट कमाना, नहीं, मेंबर्स के लिए सर्विस प्रोवाइड करना. एनी सरप्लस इज डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली और यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंबर. जो भी प्रॉफिट होता है वो मेंबर्स के वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है. इसमें ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा कम बेसी, ऐसा नहीं, यहाँ पर मेंबर्स के वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है. फोर्थ नंबर पे बात आता है सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी किसको बोलते हैं? कंपनी अलग, ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग, आप अलग. आप दोनों को जो है नो सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, सेपरेट है, आप अलग और आपके मेंबर्स अलग हैं. Once registered, a cooperative society has its own legal status. It can own property, sue and be sued in its own name. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी. कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं बाबू कि अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप में, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, सोल प्रोप्राइटर में. अगर आप हमारी वीडियो को रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं तो लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी की बात आपके दिमाग में पूरा घुस गया होगा. जैसे कि यहाँ पे बोला गया लिमिटेड लायबिलिटी है, तो अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स है तो मेरा लायबिलिटी लिमिटेड ही होगा, क्योंकि अगर मेरा कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद हो जाता है तो जितना पैसा हम लगाए हैं मेरा वो डूब सकता है. इस बात की तो पूरी गारंटी है कि मेरा जो लगाया पैसा डूब जाएगा. बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर और भी माइनस में चला जाता है कंपनी, बहुत ज्यादा लायबिलिटी, तो हमको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ये एक एडवांटेज है जो कि एक फीचर माना गया है लिमिटेड लायबिलिटी. कैपिटल थ्रू कंट्रीब्यूशन. जाहिर सी बात है, जब 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने हुए हैं तो उसमें कैपिटल का कंट्रीब्यूशन होगा. अकेला आदमी तो कैपिटल नहीं लगाएगा. तो इसकी फीचर ये भी है कि यहाँ पे कैपिटल कंट्रीब्यूट, कैपिटल इज रेज्ड बाय स्मॉल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द मेंबर, सिंस मेंबर आर यूजुअली फ्रॉम मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप. रिसोर्स में भी लिमिटेड, यानी कि थोड़ा सबको ही देते हैं, क्योंकि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में अधिकतर जो स्मॉल किस्म के लोग होते हैं, स्मॉल इन्वेस्टमेंट वाले लोग होते हैं, लोअर इनकम वाले लोग होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. गवर्नमेंट रेगुलेशन. कोऑपरेटिव सोसाइटी आर रेगुलेटेड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1932. याद रखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, सॉरी 1932 नहीं, 1912. ठीक है. दे मस्ट फॉलो रूल्स रिगार्डिंग ऑडिट, अकाउंट एंड सबमिशन ऑफ रिपोर्ट. उसके बाद स्टेबल एग्जिस्टेंस. अगर कोई मेंबर्स डेथ कर जाता है, इंसॉल्वेंट कर जाता है, बाहर चला जाता है, रिटायर हो जाता है, छोड़ देता है, तो ऐसा क्या होगा सर कि बिजनेस बंद कर दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. अगर आपके पास 10 मेंबर भी है तो भी आप इस तरह का सोसाइटी को आराम से चला सकते हैं. तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा. क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ मेरिट और डिमेरिट का. देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ एडवांटेज होता है और कुछ डिसएडवांटेज होता है. जब हम एडवांटेज की बात करते हैं तो उसी हिसाब से सोचेंगे और डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो उसी हिसाब से सोचेंगे, और इसमें हम फर्क लाने की कोशिश करेंगे कि क्यों एडवांटेज क्यों डिसएडवांटेज हो रहा है. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, सबसे पहला बात है इजी टू फॉर्मेशन. नंबर 1, इजी टू फॉर्मेशन. स्टार्ट करना बिल्कुल आसान. जैसे एग्जांपल के तौर पर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी स्टार्टेड विद जस्ट 10 मेंबर एंड सिंपल रजिस्ट्रेशन. It does not involve lengthy or complex process, legal formalities like companies. मतलब कंपनी के जैसा इसमें बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटीज की आवश्यकता है नहीं होती है. इसमें आपको नॉर्मली 10 लोग रजिस्टर्ड करके मेंबर्स बनकर स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन को. ठीक है. दूसरा क्या है? डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट. दूसरा एडवांटेज, हर आदमी के पास इक्वल राइट होता है. वन वोट वन राइट, वन राइट वन वोट जिसको बोला जाता है. जैसे एग्जांपल के तौर पर दिस सोसाइटी इज रन on the principle of one member one vote. This ensure fairness as every member has equal say irrespective of capital invested. यानी कि जितना भी लगाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके पास राइट है. ठीक है. लिमिटेड लायबिलिटी अभी हम आपको बताएं तो लिमिटेड लायबिलिटी एक तरह से एडवांटेज है. क्यों? क्योंकि अगर हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी डूब जाता है तो हमको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेच करके चुकाना पड़ेगा. तो लिमिटेड लायबिलिटी हमारे लिए एक एडवांटेज हो सकता है. ठीक है. चलो बच्चे आगे चलते हैं. स्टेबिलिटी. अब एक सवाल तो जरूर है कि या इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन एक लंबे समय तक चलता है, स्टेबिलिटी है? बात करते हैं इस पे. आइए. द एग्जिस्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द
डेथ और इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ इट्स मेंबर, कोई भी मेंबर मर जाए, डेथ कर जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, डूब जाए, रिटायर हो जाए, छोड़ दे, नहीं आए, तो क्या हम इस ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर देंगे? नहीं, इस तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपके पास 10 मेंबर है, कंटिन्यू रहिए आप, ठीक है। इसका मोटिव क्या होता है सर? तो इसमें एक एडवांटेज ये भी कि इसका मोटिव सर्विस मोटिव होता है। किसके लिए सर? मेंबर्स के लिए। कौन मेंबर सर? जो हमारे बिजनेस में पार्टनरशिप के जैसे मेंबर्स इन्वॉल्व हुए हैं, पैसे लगाए हुए हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हुए हैं, उसके लिए सर्विस मोटिव होता है और आम लोगों का भी इससे फायदा होता है। द मेन एम ऑफ इट्स प्रोवाइड सर्विस टू मेंबर रेदर देन मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट, प्रॉफिट ना कमाते हुए मेंबर्स के लिए सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। दिस क्रिएट ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर। क्लियर? लो ऑपरेशन कॉस्ट, मेंबर ऑफन प्रोवाइड वॉलंटरी सर्विस। नेक्स्ट पॉइंट जो है क्या है बच्चे? लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, मेंबर ऑफन प्रोवाइड वॉलंटरी सर्विस reducing expenses of the society. This help is offering goods and service at cheaper rates। यानी कि यहाँ पे मेंबर्स क्या करते हैं? वॉलंटरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का जो खर्च है उसको एकदम कम से कम में लेकर के आ जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि कम से कम प्राइस में गुड्स और सर्विस आम लोगों को भी मिल जाता है। तो ये भी तो एक एडवांटेज हुआ ना। चलिए आगे बात करते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट, सर क्या गवर्नमेंट का सपोर्ट भी होता है? यस, तभी तो एडवांटेज में डाला गया ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, लोन वगैरह बहुत आसानी से पास हो जाता है, उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट सपोर्ट, द गवर्नमेंट गिव लोन, सब्सिडीज देती है, सब्सिडीज मतलब बहुत सारी चीज माफ कर देना, एंड टैक्स कंसेशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, टैक्स में भी बहुत जगह पे छूट मिलता है, ठीक है। दिस सपोर्ट हेल्प देम इन रनिंग स्मूथली डिस्पाइट लिमिटेड सोर्सेस, ठीक है। बहुत कम रिसोर्सेस होने के बाद भी हम इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चला सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत सारा सपोर्ट है, जैसे लोन के नाम पर, सब्सिडी के नाम पर, टैक्स कंसेशन के नाम पर। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अमंग मेंबर्स, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। समझ में आ गया? प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है बच्चे? डिविडेंड। तो बहुत सारा बच्चा देख के पगला जाएगा, अभी बोलेगा ई का डिविडेंड बोल दे रहे सर, तो डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट, याद रखिए। दिस इंश्योर इक्वालिटी एंड बेनिफिट ऑफ ऑल मेंबर। तो एक्चुअल में जो भी सरप्लस अमाउंट होता है, जिसको प्रॉफिट बोलते हैं हम लोग, वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किस नाम से? डिविडेंड के नाम से। डिविडेंड को प्रॉफिट ही एक तरह से हम बोलते हैं। दिस इंश्योर इक्वालिटी एंड बेनिफिट ऑफ ऑल द मेंबर्स। तो ये कुछ एडवांटेज हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे पहलू के ऊपर, जिसका डिसएडवांटेज है। देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट थिंग कि कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकता है। तो डिसएडवांटेज क्या है, डीमेरिट्स क्या है इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन का, आइए इस पे चर्चा करते हैं हम लोग। पहला, लिमिटेड रिसोर्सेज। जाहिर सी बात है, कम लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स होते हैं वो लो इनकम वाले होते हैं, कम इनकम वाले होते हैं, तो उनके द्वारा जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाता है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत कम मिकदार में होता है। इसीलिए ये पहला डिसएडवांटेज हुआ था। मेंबर यूजुअली कम फ्रॉम मिडिल एंड लोअर इनकम ग्रुप, सो फंड आर स्केयर, एज अ रिजल्ट लार्ज स्केल एक्सपेंशन बिकम डिफिकल्टीज। बड़े पैमाने पर इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन करना मुश्किल हो जाता है। समझ में आ गई बात? डिसएडवांटेज में पहला डिसएडवांटेज। दूसरा पॉइंट क्या है? लैक ऑफ मोटिवेशन, सिंस प्रॉफिट इज नॉट द मेन मोटिव। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट तो कमाना मकसद होता ही नहीं, ठीक है, मेन मकसद नहीं होता है, ठीक है। मेंबर्स मे नॉट वर्क एज हार्ड, दिस समटाइम्स इफेक्ट एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तो इसमें क्या होता है ना कि मेंबर मोटिवेट नहीं हो पाते। आजकल तो ज्यादातर लोग प्रॉफिट की तरफ भाग रहे हैं, तो जहां कम प्रॉफिट मिलेगा या प्रॉफिट को तरजीह नहीं दी जाएगी, तो ऐसा केस में क्या होगा कि हम ये चाहेंगे अरे काम होने तो चलेगा, तो ये सब चीज देखा जाता है बच्चे। तो इसीलिए एक डिसएडवांटेज है, मेंबर्स मोटिवेट हो नहीं पाते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। थर्ड नंबर पे, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। सोसाइटी आर मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, who may not have professional skills, poor management may leads to losses and failure। जैसे एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करता है कौन है? सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे 100 लोग हैं, तो एक ही आदमी मैनेज करेगा, तो सारे लोगों ने एक वोट किया, वोट करके एक आदमी किसी को बना दिया कि आप मैनेज कीजिए,
तो मैनेज करने के लिए स्किल्स की जरूरत होती है, एबिलिटी, क्वालिटी की जरूरत होती है, ना कि किसी के वोट कर देने से वो मैनेजर बन जाएगा। लेकिन इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होता है कि आप वोट कर दीजिए, वोट करके उसको मेन चेयर पे बिठा दीजिए, आप मैनेज कीजिए, तो हो सकता है कि वो उसको मैनेजिंग करने में प्रॉब्लम और इनएफिशिएंट जिसको बोला जाता है मैनेजमेंट होगा यहाँ पे। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, अभी हमने बताया था कि गवर्नमेंट की तरफ सपोर्ट होता है, लेकिन कहीं कहीं पर गवर्नमेंट का कंट्रोल भी ज्यादा होता है, जैसे कि फ्रीक्वेंट ऑडिट रूल्स, इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट, रिड्यूस इंडिपेंडेंस, दिस क्रिएट्स डिले एंड डिस्करेज इनिशिएटिव। बहुत जगह पे गवर्नमेंट का पकड़ होता है कि आप इतने प्राइस में नहीं बढ़ा सकते, इतने में नहीं घटा सकते हैं, प्राइस पे भी जो होता है वो पकड़ होता है, प्राइस मैकेनिज्म पर भी। तो इस तरह के केस में गवर्नमेंट का ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से एक डीमेरिट पॉइंट भी होता है। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर, यानी कि बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि लोगों का विचार यानी कि मेंबर्स का विचार एक जैसा नहीं होता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, फसाद का मामला होता है, नहीं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, इस तरह का मामला इसमें दिखेगा। तो ये भी एक डीमेरिट है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, मेंबर्स में डेवलप डिफरेंस एंड ग्रुप पॉलिटिक्स, दिस कैन वीकेन यूनिटी एंड हार्म द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, लैक ऑफ सेक्रेसी ड्यू टू डेमोक्रेटिक फंक्शन, बिजनेस मैटर आर ओपनली डिस्कस्ड, यानी कि डेमोक्रेटिक है, आप आसानी से सारा मैटर को जान लीजिए, पूरा हल्ला करके बताइए। ठीक है, दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू मेंटेन कॉन्फिडेंटली ऑफ ऑपरेशन। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कॉन्फिडेंस रखने की चीज है, यानी कि उसको नहीं बताना चाहिए, फिर भी वो सारे के सामने ओपन हो जाती, जिसकी वजह से बिजनेस का बहुत सारा ऐसा बात, ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी ऐसी बात जो बाहर तक का चली जाती, लीक हो जाती। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, स्लो डिसीजन मेकिंग। कलेक्टिव decision making requires approval of many members. This process is time consuming and may delay important action। यानी कि बहुत जगह पे अगर किसी चीज पे डिसीजन लेना है आपको, तो सारे लोगों को एक जगह पे करना पड़ेगा, सारे का मशवरा लेना पड़ेगा, देन यू विल टेक डिसीजन किसी भी मैटर पर। बट उतना देर तक होते होते जो है ना, आपका काम बहुत डिले हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये एक डिसएडवांटेज की तरफ चला जाता है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, लो पब्लिक कॉन्फिडेंस, केसेस ऑफ मिसमैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लोअर ट्रस्ट ऑफ आउटसाइडर, एज अ रिजल्ट पीपल हेजिटेट टू डील विथ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो जैसे कि मिसमैनेजमेंट होता है, पॉलिटिकल दबाव होने की वजह से, इसमें मामला ये होता है कि जो बाहर के लोग होते हैं ना, उसमें इंटरेस्ट लेने से बहुत कम हो जाता है, मतलब इंटरेस्ट उनका बहुत कम हो जाता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो मैंने आपको फीचर, मेरिट एंड डिसएडवांटेज बता दिया बच्चे। ये सारे चीजों को पहले आप एक बार अच्छे से एकदम जो है रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद हम आप लोगों को टाइप्स बता देंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी का, और साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मेन टॉपिक है वो बता दें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।